हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश वापस से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट लक्ष्य पे। तो आज मैं आया हूं अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर एनालिसिस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से उसके पार्ट 2 को लेकर। इससे पहले मैंने जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर का ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा जो मॉर्निंग सेशन में जो करंट अफेयर एनालिसिस की सीरीज चल रही है उसका अक्टूबर मंथ तक ऑलरेडी हो चुका है और नवंबर मंथ भी हम वहां स्टार्ट कर चुके हैं। तो उन सारे वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या ऊपर राइट साइड जो आई आइकन है वहां से भी आप डायरेक्टली वीडियोस के लिंक में जा सकते हैं। और साथ ही आप हमारे साथ टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको वीडियोस के लिंक और पीडीएफ डायरेक्टली वहां पर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो जैसा कि हम हमेशा की तरह शुरू करने से पहले एक मैप का क्वेश्चन करते हैं। तो आज का मैप का क्वेश्चन है, लुक एट द प्लेस वेयर रंगदुम मोनेस्ट्री इज सिचुएटेड। ठीक है, तो रंगदुम मोनेस्ट्री किस जगह में है ये हमें लोकेट करना है। तो ये कहाँ पे है? लद्दाख डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, लद्दाख इतना फेमस क्यों है? क्योंकि लद्दाख अब इस बार के लिए इतना ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए बन गया है क्योंकि इसी बार मतलब 2019 में ही इसे अब एक यूटी घोषित कर दिया गया है। जेएनके अलग है और लद्दाख एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी बन चुका है। तो इसलिए और हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन गया है कि इसके बारे में हम कुछ इंफॉर्मेशन रखें। ठीक है, तो क्या है ये? तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने प्लान किया है कि इसे जो रंगदुम मोनेस्ट्री है इसको एक डिक्लेयर कर दिया जाए एज अ नेशनल इंपॉर्टेंस। ठीक है, नेशनल इंपॉर्टेंस रखेंगे तो क्या होगा कि ये ऐसा मोनेस्ट्री है जो इतने मतलब फेमस है, तो इसको क्यों ना नेशनल इंपॉर्टेंस रखा जाए कि एक टूरिज्म का भी हम मतलब टूरिस्ट सेक्टर में भी हम इससे और भी ज्यादा उसके अपॉर्चुनिटीज मिल सके और ताकि टूरिज्म सेक्टर के लिए ज्यादा से ज्यादा हम इसे एक्सपेंशन भी कर सकें। ठीक है ना, तो इसीलिए क्या होगा कि इससे क्या होगा कि जो भी रिलेटेड है ना इससे रिलेटेड मतलब ये मूव क्या करेगा, बहुत अच्छा अच्छा अपॉर्चुनिटीज देगा वहाँ के लोगों के लिए भी। क्योंकि टूरिज्म अगर बनता है बढ़ता है अगर किसी एक जगह का, तो सिर्फ वो गवर्नमेंट या किसी उस पर्टिकुलर एरिया को ही नहीं डेवलप करता है, उससे जुड़े हुए बहुत सारे एरिया को वो डेवलप करता है। तो इसलिए अगर हम इस एरिया को डेवलप करते हैं तो धीरे धीरे क्या होगा, आसपास में भी बहुत सारे की चीज हमें धीरे धीरे टूरिज्म से रिलेटेड दिखने लगेंगे। ठीक है ना, तो इसीलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये है वो आपको रंगदुम मोनेस्ट्री। ठीक है, आप देख पा रहे हैं बहुत प्यारा सा है, कितना शांत जगह में है। और अगर कभी जाने का मौका मिले तो प्लीज विजिट करिएगा। अभी नहीं, कोविड-19 के बाद ही, जब ये पेंडेमिक थोड़ा कमने दीजिए। और आपको अगर मैप में इंडिया के मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं दिखाऊं तो ये हुआ वो एरिया रंगदुम गोंगपा, जो कि आपको लद्दाख रीजन में पड़ता है। ठीक है, उसके अलावा आप आसपास का जो देख सकते हैं, तो ये हेमिस नेशनल पार्क ये काफी ज्यादा न्यूज में रहता है। तो कहाँ है? तो लद्दाख के पास में है, इसे आपको जान के रखना पड़ेगा। थोड़ा इधर आएंगे तो श्रीनगर मिल गया आपको। ठीक है, उसके अलावा आपको यहाँ पे इस आप देख पा रहे होंगे जम्मू है, जहाँ पे कटरा वैष्णो देवी का मंदिर भी है। इसके अलावा ये ऊपर अब जैसा कि आप रिसेंटली न्यूज में भी सुने होंगे कि अब जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है हमारा वेदर फोरकास्टिंग का, वो पूरा ही पूरा जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर था उसको अब पूरा वहाँ का भी वेदर दिखा रहा है। मतलब गिलगित बल्तिस्तान एरिया है ये, तो यहाँ का भी अब वेदर फोरकास्टिंग करा रहा है। तो जिसकी वजह से अभी पूरे मतलब पाकिस्तान और जो भी चाइना में यहाँ पे हलफल मची हुई है कि आखिर चल क्या रहा है, ये अब क्यों इस तरह का दिखाने लगे। ठीक है, और इसके अलावा इधर आप हिमाचल प्रदेश हो गया, इधर पंजाब हो गया। ठीक है, और ये चंडीगढ़ हो गया, जहाँ पे हरियाणा और पंजाब का दोनों का एक ही कैपिटल है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। तो शुरू करने से पहले जैसा मैं बोलता हूँ, जैसे ही क्वेश्चन आपके पास आएगा प्लीज आप लोग वीडियो पॉज करिएगा और उसके बाद आंसर को अटेम्प्ट करिएगा। ठीक है, जैसे कि आपको आपको एग्जामिनेशन वाला ही मतलब एक फीलिंग आने चाहिए और आप प्रैक्टिस भी उसी तरीके से करें। ठीक है, आप अभी वीडियो देख लोगे और सोचोगे बाद में करेंगे, अरे ठीक है ये सब पता ही है, क्या जाता है, हम लोग तो पहले भी पढ़े। ऐसा मत करिए प्लीज, मेरा बात मानिए। जस्ट 15 मिनट का बात होगा, आप प्लीज ऐसे देखिए, थोड़ा वीडियो फास्ट फॉरवर्ड में करिएगा, क्या जा रहा है, बट आप इस तरह से प्रैक्टिस करिए तो आपके लिए वही फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। जो एग्जामिनेशन के टाइम में ना आप मेरी ये बातों को बहुत ही अच्छे से याद करेंगे कि हाँ कि मैंने सही कहा था। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रिसेंटली रिलीज स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स SEQI। ठीक है, SEQI से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें बोला जा रहा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ये बताना है। ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है यहाँ पे, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो ऑप्शन हो गया बी। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट 3 गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि SEQI ने बोला है यहाँ पे प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर स्टेट्स एंड यूटीज टू आइडेंटिफाई देयर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस एंड अंडरटेक रिक्वेस्ट कोर्स
करेक्शन और पॉलिसी इंटरवेंशन। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी क्यू आई क्या है, ये स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स है ना, तो ये किस पे ध्यान देगा, एजुकेशन से रिलेटेड ध्यान देगा। तो मतलब इसका मेन काम जो होता है ये एजुकेशन से रिलेटेड ना बोलेगा। तो यहाँ पे बोला है कि पॉलिसी इंटरवेंशन और जो भी ये सब चीज के लिए बात है, तो ऐसा तो कुछ नहीं, ये स्ट्रेंथ और वीकनेस तो देखेगा, बट ये स्कूल से रिलेटेड होगा, ना कि आपका कोई और चीज में। ठीक है, तो इसलिए स्टेटमेंट 3 गलत है, स्टेटमेंट 1 और 2 सही बात है। ठीक है, ये नीति आयोग के द्वारा ही इवैल्यूएट किया गया है। उसके अलावा इसके इसमें मिले हुए हैं एमएचआरडी, वर्ल्ड बैंक और सेक्टर एक्सपर्ट्स भी जो भी हैं वो सब भी इसमें मिले हुए हैं। ठीक है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे मैंने एनालिसिस वाले सेशन में भी डिस्कस किया था, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन का आंसर आपने सही दिया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और 3 स्टेटमेंट्स दिया हुआ है और इसमें पूछा जा रहा है हमें करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो चलिए करेक्ट स्टेटमेंट को ध्यान देते हुए हम पढ़ते हैं कि क्या क्या स्टेटमेंट है। ठीक है, among tomatoes, onions, potatoes, TOP, ठीक है, ऑनियन प्राइसेस आर द मोस्ट वॉलेटाइल इन द कंट्री। तो क्या ऑनियन का ही प्राइसेस वॉलेटाइल है, क्या पोटैटो का या टोमेटो का है? चलिए देख लेते हैं। पोटैटो हैज द लीस्ट प्राइस वॉलेटिलिटी। ठीक है, पोटैटो का क्या सबसे लीस्ट प्राइस वॉलेटिलिटी वॉलेटिलिटी है, जो कि बिकॉज ऑफ द हाई प्रोसेसिंग टू प्रोडक्शन। ऐसा है क्या, मतलब ये आपका वॉलेटिलिटी मतलब हुआ क्या कि अनियन का प्राइस है ना, वो कोई वॉलेटाइल नहीं है। सही, मतलब वॉलेटाइल मतलब स्थिर नहीं रहता, कभी एकदम हाई हो जाता है, कभी एकदम लो हो जाता है। बट पोटैटो का प्राइस बोल रहा है कि एकदम मतलब एक जगह में रहता है, ना ही ज्यादा बेसी हाई भी होता है, अगर होता है तो थोड़ा बहुत हुआ या थोड़ा लो हुआ, बट ऐसा नहीं हाई मतलब अनियन की तरह ऐसा, मतलब ये स्टेटमेंट में ये बात बोल रहा है। ठीक है, सही और गलत तो आपको बताना है। तीसरा स्टेटमेंट है महाराष्ट्र और कर्नाटका है जो कि मेजर टोमेटो प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है। तो क्या ये टोमेटो महाराष्ट्र कर्नाटक में या अनियन और टोमेटो है, अनियन और पोटैटो है? ठीक है, तो चलिए करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है, आंसर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो गया सही, यानी तीनों के तीनों ही स्टेटमेंट सही है। महाराष्ट्र और कर्नाटका में ही टोमेटो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, और इस बार रेन के वजह से जो टोमेटो की कमी आ गई थी, जिस वजह से क्या हुआ था, टोमेटो की प्राइस मतलब टमाटर की प्राइस थोड़ी हाई हो गई थी। ठीक है, और आपने सुना था रिसेंटली कि अनियन के प्राइसेस इतने हाई हो गए थे, क्यों? क्योंकि अनियन का प्राइस हमेशा ये जो कुछ बारिश की वजह से और बहुत सारे इश्यूज की वजह से क्या होता है, अनियन का प्राइस हमेशा फ्लक्चुएट करते रहता है, इसलिए कभी वोलेटाइल नहीं, सही है, सही तरीके से वोलेटाइल नहीं रहता, ये बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल रहता है हमेशा। ठीक है, और पोटैटो बहुत ही लिस्ट वोलेटाइल रहता है, ये जैसा आप भी जानते होंगे कि आसानी से बहुत, तो मतलब इजीली ये मतलब उतना ज्यादा नहीं होता वोलेटाइल कंपेयर टू ऑनियन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टेराकोटा ग्राइंडर। ठीक है, टेराकोटा ग्राइंडर से रिलेटेड हमने फैक्ट्स और प्रीलिम्स वाले सेशन में लिखे, मैंने अच्छे से पढ़ा था, ये आपके से अक्टूबर वाले ही एनालिसिस में। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसका आंसर अच्छे से दे पाएंगे। तो 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें करेक्ट पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है टेराकोटा ग्राइंडर वाज लॉन्च बाय काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, मतलब सीएसआईआर के द्वारा लाया गया है क्या? आपको बता दो सीएसआईआर जो कि इंडिया का सबसे बड़ा मतलब आर&डी सेक्शन है, जो कि इतना बड़ा एरिया में जिस तरह से आर&डी किया जाता है, वो सबसे बड़ा मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है, रिसर्च सेंटर। ठीक है, जहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाता है। ठीक है, तो टेराकोटा ग्राइंडर क्या सीएसआईआर के द्वारा ही लाया गया है क्या? चलिए देखते हैं टेराकोटा क्या है। पहले मैं आपको पहले भी बताया हूँ, अभी भी बता देता हूँ। आपने सुना होगा हिस्ट्री में, एंशियंट हिस्ट्री में टेराकोटा आपको जो भी होता है, जो मिट्टी के बर्तन जो भी होते हैं, जिसमें अलग अलग डिफरेंट ड्राइंग बनाए रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आकार के होते हैं, पानी पीने के लिए, जैसे सुराही वगैरह हुआ ना जिसमें ठंडा पानी रखते हैं, उस तरह का उस मिट्टी को ही टेराकोटा बोलते हैं। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड ये ग्राइंडर के बारे में है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इसके बारे में, मैंने मेरे एनालिसिस वाले सेशन में इसे ध्यान दिया होगा, तो अभी तो इजीली आप आंसर कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि एग्जैक्टली वहां पे जो दिया हुआ है ना वही है यहाँ पर। ठीक है, आंसर के जब दूंगा तो आपको अच्छे से और पता चलेगा। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है इट कैन बी यूज टू ग्राइंड वेस्टेड एंड ब्रोकन पोटरी आइटम्स फॉर रीयूज इन पोटरी मेकिंग। तो पोटरी मेकिंग के लिए ये अगर जब ग्राइंडर करेंगे तो क्या रीयूज किया जा सकेगा? तो चलिए देखते हैं कि ये रीयूज किया जा सकता है कि नहीं। करेक्ट स्टेटमेंट हमें पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन बी हो गया सही, यानी केवीआई, मतलब स्टेटमेंट 2 तो सही है, ये स्टेटमेंट 1 गलत है, क्योंकि सीएसआईआर भले ही बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर है, बहुत बड़ा आर&डी वहाँ पे होता है, बट वहाँ पे टेराकोटा ग्राइंडर नहीं होता, वो केवीआईसी जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन है उनके द्वारा ही लाया गया फर्स्ट एवर टेराकोटा ग्राइंडर। ठीक है, इसलिए स्टेटमेंट 1 गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सेपरेट स्टेट फ्लैग। सेपरेट स्टेट फ्लैग से रिलेटेड यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको 3 स्टेटमेंट दे दिया है, उसके बाद बोल रहा है कि कौन सा सही है, यहाँ करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट देयर इज नो प्रोविजन
इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द स्टेट टू हैव इट्स ओन फ्लैग। तो क्या प्रोविजन नहीं है क्या? चलिए देख लेते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन अ फ्लैग इज इन्यूमरेटेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या फ्लैग को कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया है? चलिए देख लेते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है, द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 डज नॉट, ये नॉट, इवन, अलोन, ओनली, ये सब तो फेवरेट वर्ड है आपको, मैं पहले भी आई थिंक कम से कम 100 बार से ऊपर में बता चुका हूँ। तो चलिए ये सबको एकदम दिमाग में आप बैठा लिया करिए, ठीक है। तो 2002 डज नॉट इम्पोज प्रोहिबिशंस ऑन अ स्टेट फ्लैग। तो क्या ऐसा बोला गया है कि फ्लैग कोड है वहां पे भी आपको स्टेट फ्लैग से रिलेटेड कोई भी इम्पोजिशन नहीं दिया गया उसमें। तो चलिए देख लेते हैं करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है हमें, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो गया सही, यानी स्टेटमेंट 1 और 3 तो सही है, ठीक है, बट स्टेटमेंट 2 गलत है। क्यों? कॉन्करेंट लिस्ट वाला जो बात बोला ना, किसी भी मतलब हमारे जो आपको जो दिया हुआ है 7th शेड्यूल, यहाँ पे तो फ्लैग से रिलेटेड कुछ बात ही नहीं है। तो ऐसा क्यों दे दिया इन्यूमरेटेड है कॉन्करेंट लिस्ट में? कॉन्करेंट लिस्ट क्या होता है? जो कि एक होता है स्टेट लिस्ट, एक होता है यूनियन लिस्ट, और एक तीसरा होता है आपको कॉन्करेंट लिस्ट। तो कॉन्करेंट लिस्ट में तो कहीं है ही नहीं फ्लैग से रिलेटेड, तो क्यों दे दिया? ये तो बात ही गलत है। हाँ, बट ये बात है, आर्टिकल 51A जो है ना, वहां पे दिया हुआ है मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज वाले सेशन मतलब सेक्शन में, कि हर सिटीजन का अपना ड्यूटी होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का और उसके इंस्टीट्यूशंस को हम रेस्पेक्ट करें। जैसे नेशनल फ्लैग हुआ और नेशनल एंथम हुआ, ये हम उनको रेस्पेक्ट करें, ठीक है, रेस्पेक्ट करें, ये फंडामेंटल ड्यूटीज में है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये कॉन्करेंट लिस्ट में दिया और हम, ये सही बात है, ठीक है। और इसके अलावा फ्लैग कोड ऑफ इंडिया जो 2002 है, इसमें भी कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप स्टेट फ्लैग नहीं रख सकते, ठीक है। तो इसीलिए ये कहीं बस बशर्ते आपको रखना होगा कि एक चीज फॉलो करना होगा कि अगर आपका ये हमारा भारत का फ्लैग अगर जीत गया है ना, ये भारत का फ्लैग अगर जीत गया है, तो आपका स्टेट फ्लैग होगा ना, वो थोड़ा उससे लो होगा। मतलब ये है, अगर ये 10 फुट का है तो ये आपको 8 फुट या उससे 10 फुट से कम होना चाहिए, तब आप कहीं भी होस्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली फ्लैग, नेशनल फ्लैग के साथ आप कोई भी फ्लैग होस्ट कर सकते हैं, चाहे वो स्काउट एंड गाइड्स होता है, एनसीसी का फ्लैग होता है, और भी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का फ्लैग होता है, वो तब नेशनल फ्लैग से नीचे ही रखना होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंटरपोल। इंटरपोल से रिलेटेड भी हमने डिफरेंट क्वेश्चंस भी पहले किया है और इस टॉपिक को भी हमने अच्छे से देखा है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को आप कितना अच्छे से अटेम्प्ट कर पाते हैं, ठीक है। तो करेक्ट स्टेटमेंट हमें पूछा जा रहा है और पहला स्टेटमेंट है, इट इज अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो क्या ये पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन है जो कि फैसिलिटेट करेगा वर्ल्ड वाइड पुलिस कोऑपरेशन एंड क्राइम कंट्रोल, सॉरी क्राइम पेट्रोल होते सीरीज का नाम बोल दिए। आप लोग में से शायद काफी फ्रेंड्स हमें देखते ही होंगे क्राइम पेट्रोल सीरीज, ये काफी सीआईडी हुआ सोनी में जो आती है। तो मैं कुछ एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ, बट क्राइम पेट्रोल बहुत बार देखते रहते हैं तो इसलिए थोड़ा आ जाता है मन में। तो क्राइम कंट्रोल से रिलेटेड ये बोला जा रहा है, ठीक है। इंटरपोल, थोड़ा थोड़ा हंसी मजाक भी कर लिया करिए, ज्यादा बेहतर रहेगा, इतना ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। ऐसे ही कोविड-19 आप लोग को इतना अच्छा टाइम दे दिया है, तो और ज्यादा इस टाइम का यूटिलाइज करिए, थोड़ा हंस मजाक रहिए, फैमिली के साथ अभी और अच्छा टाइम बिताने का मौका मिल रहा है। टाइम बिताते हुए अपना पढ़ाई को रिवीजन करिए, क्योंकि आप पढ़ने के लिए तो मैं बोल नहीं सकता आपको, जो पढ़ना चाह रहे हैं वो तो आप छोड़ ही दीजिए इस साल, क्योंकि वेस्ट मत करिए अपना टाइम। जो रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो ऑफकोर्स रिवीजन करिए, फैमिली के साथ टाइम दीजिए और लाइफ को एंजॉय कीजिए, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट है, इंडिया ज्वाइंट द ऑर्गेनाइजेशन बिफोर इंडिपेंडेंस एंड इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेंबर्स। तो क्या इंडिया ने इंडिपेंडेंस से पहले इसे ज्वाइन किया था और क्या ये ओल्डेस्ट मेंबर है? तो दूसरा स्टेटमेंट का देखिए, दो कीवर्ड आपको मिल गया। तीसरा स्टेटमेंट है, इट्स मैंडेट कवर्स वर्चुअली every kind of crime including crimes against humanity, child pornography, ड्रग ट्रैफिकिंग, पॉलिटिकल करप्शन, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट एंड व्हाइट कॉलर क्राइम, ठीक है। तो क्या ये मैंडेट करता है इस तरह का सारे चीज का क्राइम को जो कि वर्चुअली भी हो? तो चलिए देख लेते हैं ये तीनों स्टेटमेंट में क्या है, कौन सा सही है, क्योंकि करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो गया सही, यानी सिर्फ यही जो इतना लंबा सा जो 2 लाइन का दिया है यही सही है, बाकी और दोनों के दोनों गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन बोल दिया, ये तो पहला सख्त एकदम गलत है। क्योंकि ये जो है, ये जो इंटरपोल है ना, ये जो बनाया गया है एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और उसके ऊपर से ये जो इसका सीधा सीधी जो इसका जो है बोला गया है कि इंडिया के बारे में कि ये ज्वाइन किया गया है कब? इंडिपेंडेंस से पहले। तो वो तो बिल्कुल सही बात नहीं है, ये 1949 में ज्वाइन किया गया है। हाँ, ये सही बात है कि ओल्डेस्ट मेंबर है, ठीक है, 1949 पे काफी पुराना हुआ ना, तो ये ओल्डेस्ट मेंबर है, पर ये ऐसा बात नहीं है कि ये इस तरह का है, ठीक है। इसके अलावा ये भी बोल दिया कि जब ये बना गया था तो ये 194 इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के साथ बना था। मतलब 194 जितने भी गवर्नमेंट है ना,
डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के, वो लोग सब मिलके एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बनाए, मतलब इंटरनेशनल क्राइम पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे, ठीक है। उसके बाद कुछ देर बाद जब वो 1923 में आया था, उसके बाद जब 1956 में इसको इंटरपोल नाम से जाना जाता है, ठीक है। पहले जब हम ज्वाइन किए थे इसको तब इसका नाम था इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन, ठीक है। पर अब उसके बाद जाके ये इंटरपोल बन गया, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। सिप्री बोल से बहुत ही फेमस है ये सिप्री बोल के, और इसे इसके बारे में हमने बहुत ही पहले डिस्कशन भी किया है, और ये पिछले मतलब बहुत सारे यूपीएससी के लिए हुए एग्जामिनेशन में ये एक फेवरेट टॉपिक है, ठीक है, सिप्री से रिलेटेड। तो ये क्या है, दो स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें करेक्ट पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सिप्री इज यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। फिर से देखिए, ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बोल दिया, तो ये आपका कीवर्ड बन गया, ठीक है। क्योंकि आपका पेरेंट बॉडी जो भी हो ना, आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहले पेरेंट बॉडी से याद करिए, वो किस ईयर से रिलेटेड आपको है वो देख लीजिए, कहाँ पे मतलब क्या उसका खासियत है वो देख लीजिए, बस हो गया। उससे ज्यादा आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको उसके ऊपर एकदम पीएचडी नहीं करना है, ठीक है। बेसिक सा चीज आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप एज अ एडमिनिस्ट्रेटर बनने जा रहे हैं किसी जगह के लिए, तो आपको बेसिक चीज पता होना चाहिए ताकि आप सही गलत का डिसीजन ले सके। ना कि आपको पीएचडी करना है, ना कि आपको साइंटिस्ट बनना है, ठीक है। तो आपको बेसिक पता होगा तब तो ऑल इन वन आपको, अगर राउंड फिगर सबका पता होगा, आप अगर मेडिकल लाइन से हो तो आपको एटलीस्ट जो इंजीनियरिंग चीज का, इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ हल्का टॉपिक पता होना चाहिए, फिजिक्स से रिलेटेड या बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो क्या होगा, आप जब अपने फील्ड में उतरोगे ना, तो आप सारा चीज को देख पाओगे। इसलिए यूपीएससी का एग्जामिनेशन ऐसा किया जाता है कि वो ऑल इन वन चीज लेता है, ना कि किसी एक पर्टिकुलर चीज में आपको बोलता है। भले ही ऑप्शनल आपको चूज करने दे देता है, बट लेकिन जीएस पेपर्स तो आपको सारा निचोड़ के निकाल ही लेता है कि आप आखिर आपके अंदर क्वालिटी क्या है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट इसलिए बोला है कि अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय सिप्री, इंडिया वाज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ मेजर आर्म्स। तो जो ये सिप्री बोल रहा है कि इंडिया है जो सबसे ज्यादा आर्म्स है ना, आर्म्स सबसे ज्यादा हम इंपोर्ट करते हैं। तो ये क्या सही बात है? चलिए देख लेते हैं। वो पूछा गया 2014 से 18 के बीच का जो सिप्री ने डेटा निकाला ना, उसमें ये बता रहे हैं कि इंडिया ने सबसे ज्यादा इंपोर्ट किया। चलिए देखते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन डी हो गया सही, यानी दोनों के दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इंडिया नहीं है, सऊदी अरबिया है जो सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है, हम दूसरे नंबर पे आते हैं, ठीक है। और कौन सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, तो वो है यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स है जो कि सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। उसके अलावा रशिया भी है उस लिस्ट में, पर लेकिन हम हैं जो दूसरे नंबर पे आते हैं जो इंपोर्ट करते हैं। अब पिछले एक साल से हम मेक इन इंडिया के तहत बहुत सारे कंट्रीज को बहुत सारे अपने आर्म्स वगैरह सब एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो जल्दी उम्मीद करते हैं हम भी टॉप 5 टॉप 7 तक आ जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करने में क्या जाता है, उम्मीद पे दुनिया कायम है ना। तो उम्मीद करते रहिए। उसके अलावा इसीलिए, और पहला स्टेटमेंट तो ये भी गलत है, क्योंकि सिप्री जो है वो इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, ठीक है। हाँ, बाकी ज़्यादा प्रॉब्लम बोला कॉन्फ्लिक्ट और आर्मेंट्स और आर्म्स रिलेटेड ये डील करता है, बट ये इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, ये यूनाइटेड नेशन का मतलब कोई बॉडी नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वन कंट्री टू सिस्टम्स, जो कि रिसेंटली देखा गया न्यूज में, वो किस कंट्री से रिलेटेड है? तो ये चारों ऑप्शंस आपको एकदम कंफ्यूजन नहीं लगने चाहिए, मैं एकदम एग्जैक्टली बोल रहा हूँ आपको कि बिल्कुल ही कंफ्यूजन नहीं लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि मैंने किसके बारे में पढ़ाया है, इससे रिलेटेड क्या पढ़ाया है, और आपको पता भी होना चाहिए कि ये वन कंट्री टू सिस्टम्स किस एरिया में हो रहा है, ठीक है। हमारे कंट्री में भी इस तरह का सिस्टम कुछ मिलता जुलता था कुछ दिन पहले, अगस्त से पहले, बट अब नहीं है। चलिए आंसर के बाद मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो गया सही, यानी चाइना। क्यों चाइना? क्योंकि हांगकांग और मकाओ बोल के जो वहां का जो है ना, वहां पे क्या है, वो एक पहले वो ब्रिटिश के कंट्रोल में था। बाद में क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने चाइना को हैंडओवर तो कर दिया, बट वो लोग वहां पे डील हुआ कि 50 साल तक वो लोग उनको मतलब उनको अपना हिसाब से जीने देंगे। बस उनका जो भी होगा ना, डिफेंस से रिलेटेड या कुछ आपको इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड जो भी होगा, हांगकांग और मकाओ से रिलेटेड, वो चाइना डील करेगा। बट उनका इंटरनल जो भी होगा ना, लॉ से लेके जितने भी इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी चीज डील करना होगा, वो हांगकांग और मकाओ खुद का अपना करेंगे, ठीक है। ये बात हुआ था, ठीक है। तो हांगकांग था ब्रिटिशर्स के अंदर में और मकाओ था पोर्तुगीज के अंदर में, ठीक है। तो इनके साथ ही चाइना का डील हुआ और वो लोग ने चाइना को दे दिया मेनलैंड में, वो फिर जुड़ गए चाइना के मेनलैंड से, ये हांगकांग और मकाओ जुड़ गए। बट अभी भी वहाँ पे अलग सिस्टम ऑफ मतलब ये चलता है यहाँ पे। भले ही कंट्री एक है, चाइना के अंदर में आता है, बट वहाँ पे अलग उनका है, जैसा हमारे जम्मू कश्मीर में होता था। जम्मू कश्मीर में क्या होता था, आर्टिकल 370 के द्वारा उनको था कि वो स्पेशल प्रोविजंस मिले हुए थे, टेम्परेरी प्रोविजंस, कि वो अपने हिसाब से चला सकते थे। तो देखिए 70 साल उनको मिला था, और यहाँ पे तो हांगकांग और मकाओ को 50 साल ही दिया गया है। तो वो जल्द ही पूरा जैसे ही होगा,
तब उसके बाद क्या होने वाला है आगे, ये अभी तक पर डिसाइड नहीं है। ठीक है, जैसे जम्मू कश्मीर के बारे में कोई कुछ जानता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, अचानक से अमित शाह जी ने आया और आर्टिकल 370 हटा के उसके बाद उसको यूटी में चेंज कर दिए। तो इसी तरह का मे भी शायद हांगकांग और मकाऊ के लिए भी कुछ किया जाएगा, बट देखते हैं आगे क्या होगा। तो ये हमारे कंट्री में भी इस तरह का वन कंट्री टू सिस्टम था, हुआ करता था, अब नहीं है पर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी आईईए। आईईए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एजेंसी है, तो इससे रिलेटेड 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें करेक्ट पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है, इट इज एन ऑटोनोमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन स्टेबलाइज्ड इन द फ्रेमवर्क ऑफ ओपीईसी। ध्यान दीजिएगा, ओपीईसी के फ्रेमवर्क से किया गया है क्या, चलिए देख लेते हैं। इंडिया इज अ मेंबर कंट्री बोल रहा है, तो इंडिया क्या इसका मेंबर कंट्री है, चलिए देख लेते हैं। तीसरा स्टेटमेंट, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक इज पब्लिश्ड बाय आईईए। तो क्या वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक इससे पब्लिश किया जाता है क्या? तो तीनों स्टेटमेंट का कीवर्ड हमने देख लिया, अब इस पे हम लोग डिसाइड करेंगे कौन सा स्टेटमेंट गलत है, कौन सा सही। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो गया सही, यानी सिर्फ 3 सही है, क्योंकि वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक के साथ साथ ग्लोबल एनर्जी एंड CO2 स्टेटस, वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिस्टिक, वर्ल्ड एनर्जी बैलेंसेस, एनर्जी टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव, ये सारे रिपोर्ट भी ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा निकाला जाता है। बट ये गलत बात है, इंडिया इसका मेंबर कंट्री नहीं है, इंडिया इसका एसोसिएशन कंट्री है। ठीक है, एसोसिएशन कंट्री और मेंबर कंट्री में काफी डिफरेंस है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसके अलावा ये 2017 में इंडिया इसका मेंबर मतलब एसोसिएशन कंट्री बना था। उसके अलावा ये ओपीईसी नहीं है, ये किसका है, ओईसीडी यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसका फ्रेमवर्क के अंदर ये से बनाया गया है। ठीक है, या ध्यान दीजिएगा, ओईसीडी है, ओपीईसी ओपेक कंट्रीज नहीं है। ठीक है, ओपेक क्या हो गया, पेट्रोलियम से रिलेटेड है। ठीक है, बट ये ओईसीडी है, इकोनॉमिक से रिलेटेड, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा। या ई पहले आ जाता है तो इकोनॉमिक हो गया, वहां पे ई बाद में आता है तो पहले पेट्रोलियम है, पी से पेट्रोलियम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। तो चलते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। Consider the following statements regarding Global Antimicrobial Resistance Research and Development Hub। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपको 3 स्टेटमेंट फिर से दिया गया है और करेक्ट पूछा जा रहा है। तो प्लीज मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग वीडियो को पॉज कर लेते हैं, उसके बाद आप मेरे अप्रोच जो रीडिंग ऑफ अप्रोच जो है ना, वो मत प्लीज देखिए। हाँ, अब मैं जिस अप्रोच से रीडिंग कर रहा हूँ क्वेश्चंस को, उसको पहले मत देखिए। आप पहले अपना क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करिए और आंसर क्वेश्चन को रीड आउट करिए, उसके बाद आंसर को टिक करिए, फिर देखिए कि प्ले करके कि आपने क्या आंसर टिक किया और मैं यहाँ पे किस तरह से अप्रोच कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को रीड करने के लिए। ठीक है, तब जाके आप अपने आप में और मेरे मतलब आप जो, अगर जब तक आपको अपना गलती पता नहीं होगा तब तक आप मुझे देखते रहेंगे पर अंदर आपके कुछ और चलता रहेगा, और वो एग्जाम में क्या होगा, वो मेरा चीज काम नहीं आएगा, वो आपका चीज उस वक्त सामने आ जाएगा, तो वो क्वेश्चन फिर आप वहां पे गलत कर बैठेंगे। तो हमें तो एग्जाम में गलत करने से बचना है, अभी तो आप 10 बार गलत करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, इसलिए चलिए ठीक है शुरू करते हैं। तो 3 स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट है ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब जो है ना, वो एम किया जाता है टू एट हेल्पिंग कंट्रीज डिसाइड द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। एएमआर जो है ना, हम इससे रिलेटेड अच्छे से डिस्कस भी किए थे, तो ये इसी का काम होता है कि कैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जा सके, तो वो कंट्रीज को वो हेल्प करते हैं। तो देखिए, ये तो एक तरह का एक्सप्लेन कर रहा है आपको इस एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस के बारे में। तो ऐसे स्टेटमेंट क्या होते हैं, ज्यादातर राइट होते हैं। चलिए देख लेते हैं आंसर के बाद मैं आपको और अच्छे से प्रूफ करके बताता हूँ। ठीक है, क्यों कैसे ये राइट हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट, रिसेंटली इंडिया ज्वाइन द, ये जो डेवलपमेंट हब है, एज ए न्यू मेंबर, तो इंडिया इसको क्या रिसेंटली ज्वाइन किया है, चलिए देख लेते हैं। तीसरा स्टेटमेंट, इंडिया इज अमंग कंट्रीज विद द हाईएस्ट बैक्टीरियल डिजीज। तो इंडिया क्या हाईएस्ट बैक्टीरियल डिजीज है पूरे वर्ल्ड में, चलिए देख लेते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट हमें पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन डी हो गया सही, यानी तीनों के तीनों ही सही है। इंडिया जो बैक्टीरियल डिजीज में सबसे हाईएस्ट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज में सबसे हाईएस्ट है, वही कोविड-19 चाइना के द्वारा गिफ्टेड है, फिर भी हम बैक्टीरियल डिजीज में बर्डन हमारे पास बहुत है, क्योंकि पॉपुलेशन में तो बहुत ज्यादा ना, तो ये सब चीज में तो हाईएस्ट होंगे ही हम। ठीक है, ऐसा मत समझिए नेगेटिव रखिए कि भारत हमेशा हमेशा क्यों ऐसा होता है, कि हमारा पॉपुलेशन है, इतने पॉपुलेशन के साथ हम डेमोक्रेटिक वे में इतना अच्छे तरीके से जी रहे हैं, इसके लिए आपको प्राउड होना चाहिए कि आप इंडिया के ही निवासी हैं। ठीक है, दूसरे कंट्री अगर आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि क्या हाल है उनका, चाहे वो दुबई बोलिए या सिंगापुर बोलिए, आप वहां पे 10 दिन से ज्यादा अगर रह लेंगे ना तो आपको घुटन फील होने लगेगी। तो कभी हो तो जाइए, तो ऑफकोर्स आपको पता चल ही जाएगा। बट सबसे अगर आपको प्यार है, अगर आपको घूमना ही है, तो हमारा ये भारत देश है, उसका कभी साउथ घूमिए, कभी नॉर्थ घूमिए, कभी ईस्ट घूमिए, कभी वेस्ट घूमिए, इसी में ही आपको इतना अच्छा लगेगा कि आपको कभी वर्ल्ड में किसी और जगह में जाने की मन नहीं करेगी। मैं बोलूँ तो मैं तो कभी नहीं चाहूंगा कि मैं अपनी इंडियन टेरिटरी के बाहर भी कदम दूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है ये, तो तीनों का जो स्टेटमेंट है तीनों ही सही है। इंडिया का पास बैक्टीरियल है, इंडिया रिसेंटली इसे ज्वाइन भी किया, और पहला स्टेटमेंट तो एक्सप्लेन ही कर रहा है स्टेटमेंट को,
ये जो टॉपिक है इसको तो एक्सप्लेन कर रहा है, तो ऐसा मैंने बोला ना कि देखिए आप इसमें कुछ भी गलत नहीं निकाल सकते। ऑफ कोर्स हेल्प करेगा ना कंट्रीज को, उसके अलावा ये एलोकेट क्या करेगा, रिसोर्सेज से रिलेटेड। ये बॉडी कुछ बना है तो कुछ अच्छे के लिए ना बना होगा, ये डेवलपमेंट हब है ऊपर से। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट तो आपको गलत मतलब हो ही नहीं सकता। दूसरा और तीसरा आपको भी पढ़ के पता चल रहा है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए। इंडिया ने हाल ही ज्वाइन किया था और इंडिया बैक्टीरियल डिजीज में सबसे ज्यादा बर्डन है वर्ल्ड के ऊपर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बाल्टिक नेशंस। बाल्टिक नेशंस के बारे में भी हमने देखा था, पढ़ा भी था, मैप के क्वेश्चंस भी किए हैं और हमने इसके बारे में अच्छे से डिस्कस भी किया था। तो उससे रिलेटेड आपको 3 स्टेटमेंट है और हमें करेक्ट बताना है। तो ये हुआ ये था कि हाल मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि बाल्टिक नेशंस में हमारे सबसे जो वाइस प्रेसिडेंट जी वेंकैया नायडू जी है ना, वो यहाँ विजिट किए थे। जो फर्स्ट टाइम हुआ था कि कोई हाई प्रोफाइल के जो लोग हैं ना हमारे कंट्री से गए वहां पे विजिट करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए ये न्यूज में बना था। तो बाल्टिक नेशन के बारे में बोला जा रहा है कि इसको ऑफिशियल यूनियन ऑफ द 3 सोवरेन स्टेट्स है इन नॉर्थन यूरोप। तो क्या ये ऑफिशियल यूनियन है एज अ सोवरेन स्टेट जो कि नॉर्दर्न यूरोप है, नॉर्दर्न यूरोप में जो कि ईस्टर्न कोस्ट ऑफ बाल्टिक सी में है। चलिए देख लेते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है कि ऑल 3 कंट्रीज आर नाटो मेंबर्स। नाटो के भी तीनों के तीनों ही मेंबर्स हैं। उसके अलावा ऑल 3 आर क्लासिफाइड एज हाई इनकम इकोनॉमीज बाय द वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये तीनों के तीनों कंट्री क्या बहुत ही हाई इकोनॉमिक कंट्री माना गया है क्या, और इनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी काफी अच्छा है। तो चलिए देख लेते हैं करेक्ट स्टेटमेंट हमें पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो गया सही, यानी स्टेटमेंट 2 और 3 तो सही है पर स्टेटमेंट 1 गलत है, क्योंकि बाल्टिक नेशन एक जियोपॉलिटिकल टर्म है, ठीक है। ये जियोपॉलिटिकल टर्म है, ऐसा कोई ऑफिशियल यूनियन नहीं है। ये जैसे यूरोपियन यूनियन है उस तरह से बाल्टिक नेशंस का कोई यूनियन नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिकल टर्म है, ठीक है। इसे यूज किया, बट ये क्या है, एक डिफरेंट 3 सॉवरेन स्टेट्स है, मतलब अलग अलग एक अपना इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, ठीक है। जो कि सही बात है, नॉर्दर्न यूरोप में पड़ता है, ठीक है। बाकी दोनों स्टेटमेंट तो सही है, नाटो का मेंबर भी है और इनका वर्ल्ड बैंक के द्वारा बोला गया है कि ये इनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स काफी अच्छा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टीबी हारेगा देश जीतेगा कैंपेन। इसके बारे में भी हमने अच्छे से डिस्कस किया था। तो 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें करेक्ट पूछा जा रहा है। तो पहला स्टेटमेंट है, इट हैज बीन लॉन्च विद एन एम टू रिड्यूस हाफ ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इंसिडेंट इन द कंट्री। तो इससे क्या, हाफ ट्यूबरकुलोसिस को हाफ करने के लिए कंट्री में इसलिए ये लाया गया है, टीबी हारेगा देश हारेगा। चलिए देख लेते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, द गवर्नमेंट एम्स टू प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट एंड हाई क्वालिटी टीबी केयर टू ऑल पेशेंट्स बोथ एट प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल। तो क्या फ्री ऑफ कॉस्ट और ऊपर से वो भी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी और पब्लिक हॉस्पिटल दोनों में ही ये देने का सोचा है कि गवर्नमेंट एम किया है इस तरह का टीबी हाई क्वालिटी टीबी केयर देने का। चलिए देख लेते हैं। तो उसके अलावा बोल रहा है कि यूनाइटेड नेशन मार्क किए हैं 2025 को कि 2025 तक टीबी को पूरी तरह से वर्ल्ड वाइड में हम एलिमिनेट कर देंगे। तो क्या सही बात है? चलिए करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन बी हो गया सही, यानी स्टेटमेंट 2 ही सिर्फ सही है कि हाँ ये प्राइवेट और पब्लिक दोनों हॉस्पिटल में ऐसा लिया गया है कि हम टीबी को पूरी तरह से हाई क्वालिटी टीबी केयर लाएंगे ताकि पेशेंट हम पूरी तरह से उनको अच्छे से फ्री ऑफ कॉस्ट हम सपोर्ट कर सकें। बट फर्स्ट स्टेटमेंट जो बोल रहा है ये हाफ नहीं करना है, ये पूरी तरह से निकालना है हमारे कंट्री से, ठीक है। और ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2030 दिया गया है, हमारे कंट्री के द्वारा इंडिया के द्वारा बोला गया कि हम 2025 तक टीबी को पूरी तरह से जड़ से निकाल बैठेंगे हम अपने कंट्री से, ठीक है। इसलिए स्टेटमेंट 1 और 3 दोनों ही गलत है। अगला क्वेश्चन है, हेड ऑन जनरेशन HOG हॉग टेक्नोलॉजी रिसेंटली जो कि देखा गया, इसके बारे में हमने अच्छे से डिस्कस किया था। तो उम्मीद करता हूं कि इसके बारे में आपको शायद ही कोई कंफ्यूजन आएगा, क्योंकि सिर्फ ये हॉग टेक्नोलॉजी और EOG टेक्नोलॉजी दो हम पढ़े थे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ये किससे रिलेटेड है। तो ये रेलवे से रिलेटेड है। हेड ऑन जनरेशन टेक्नोलॉजी मैंने बताया था कि क्या था, ये अभी के टाइम में जो होता है ना, जो भी LHB कोचेस है, तो क्या होता है, एक लंबा ट्रेन अगर है तो उसका लास्ट कोच और फर्स्ट कोच वो क्या होता है, जनरेटर वैन होता है, जो कि पूरा जितने भी कोच ऐसे होते हैं वो कोचेस को वो पावर सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, 2 कोचेस एक्स्ट्रा जो लगाना पड़ता है, अगर हम उसमें अगर नॉर्मल अगर सीट्स भी माने तो लगभग 200 से 400 लोग हम आराम से उसमें बैठा सकते हैं। तो वो जो जा रहा है ऑक्यूपाई कर रहा है उसके ऊपर से वो साउंड भी काफी जनरेट करता है। इसलिए हम हेड ऑन जनरेशन टेक्नोलॉजी क्योंकि अगर आपका कोच है और कोच के ऊपर आप देखते होंगे एक चीज रहता है इस तरह का बना हुआ इलेक्ट्रिक, ऊपर वायर रहता है, वायर के ऊपर इस तरह से बना रहता है। अगर कोच में ही अगर यदि लगा रहे और वो वहां से सप्लाई ले और नीचे ही अपना खुद जनरेट करे और अपना कोच के लिए अपना खुद सेल्फ सेटिस्फाई करता है, तो क्या होगा कि उनको ये 2 कोच नहीं जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसी को कहते हैं हेड ऑन, आपको हेड ऑन जनरेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड है, रेलवे से रिलेटेड, इसलिए ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अफ्रीकन स्वाइन फीवर। तो ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें करेक्ट पूछा जा रहा है। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि एएसएफ जो है इज अ सेवरल वायरल डिजीज। ये क्या वायरल डिजीज है? चलिए देख लेते हैं। जो कि अफेक्ट करता है डोमेस्टिक एंड वाइल्ड पिग्स। पिग्स को ये क्या अफेक्ट करता है? डोमेस्टिक और वाइल्ड वाले। ठीक है, देख लेते हैं। ये बोला जा रहा है ये एंडेमिक है कहाँ पे? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। तो बोल रहा है कि एंडेमिक है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, जैसा कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर है, तो होना ही चाहिए। पहले देख लेते हैं सही है या गलत है। तीसरा बोल रहा है एएसएफ इज नॉट अ थ्रेट टू ह्यूमन बींग्स सिंस इट ओनली स्प्रेड्स फ्रॉम एनिमल्स टू अदर एनिमल्स। तो क्या ये सही बात है कि एनिमल्स टू एनिमल्स में स्प्रेड होता है, ये थ्रेट नहीं है ह्यूमन में? चले देखते हैं करेक्ट स्टेटमेंट हमें पूछा जा रहा है, सही आंसर क्या है। तो ऑप्शन सी हो गया सही, यानी स्टेटमेंट 1 और 3 तो सही है। हाँ, ये ह्यूमंस के लिए कोई थ्रेट नहीं है, ये एनिमल टू एनिमल ही स्प्रेड होते हैं, बट ये अफ्रीकन कंटिनेंट में नहीं है एंडेमिक। क्यों? क्योंकि ये पाया गया रिसेंटली आपको फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कि ये ज्यादातर जो पाया गया है ये चाइना, वियतनाम, मंगोलिया, कंबोडिया, नॉर्थ कोरिया, लाओस, म्यांमार, जो कि एशियन कंट्रीज है, और फिलीपींस में भी रिसेंटली पाया गया है। तो इसीलिए बोल रहा है कि ये अफ्रीकन कंट्रीज कहाँ है, तो इसलिए भले ही नाम है अफ्रीकन स्वाइन फीवर क्योंकि ये वहीं से स्टार्ट लिया गया है, बट अभी रिसेंटली जो एंडेमिक हो गया, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में जो पाया जा रहा है एंडेमिक है, ये एशियन कंट्रीज में। ठीक है, और पहला स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि ये वायरल डिजीज है। ठीक है, जो कि पिग्स में काफी आते हैं। स्वाइन मतलब पिग से रिलेटेड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, जो कि है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रोजेक्ट रीप्लान। तो प्रोजेक्ट रीप्लान से रिलेटेड भी 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें करेक्ट पूछा जा रहा है। ठीक है, तो रीप्लान बोला जा रहा है कि ये लॉन्च किया गया था सीएसआईआर के द्वारा। फिर से सीएसआईआर आ गया, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है हमारे पूरे, मतलब हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का ये सबसे बड़ा आर&डी है, जो कि ऑफिशियली गवर्नमेंट का बॉडी है। ठीक है, तो इसलिए बोला जा रहा है कि ये लॉन्च किया गया है प्रोजेक्ट रीप्लान सीएसआईआर के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के अंदर। चलिए देख लेते हैं। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि द वेस्ट प्लास्टिक फ्रॉम नेचर इज कलेक्टेड, मैंने इस अभियान के तहत क्या बोल रहा है, वेस्ट प्लास्टिक को कलेक्ट किया जाएगा, उसके बाद डिस्ट्रक्चर किया जाएगा, डिग्रेडेड किया जाएगा, और उसके बाद मिक्स करके उसको 80:20 का रेशियो में एक अलग टाइप का पेपर, पल्प पेपर के रूप में बनाया जाएगा। तो ये क्या सही बात है? चलिए देख लेते हैं करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन बी हो गया सही, यानी स्टेटमेंट 2 तो सही है। देखिए ये एक तरह से एक्सप्लेन कर रहा है ना, ये सारे चीज डेटा जो भी 80:2, तो ये ऐसे डेटा मैक्सिमम टाइप में, मैं 90% यहाँ पे नहीं बोलूंगा, मैं यहाँ बोलूंगा 60 to 70% ऐसे स्टेटमेंट सही होते हैं। ठीक है, बट मैं 40% गलत भी होने का चांसेस है, बट अगर आपको थोड़ा भी अगर इसके बारे में पता है तो वैसे आंसर को आप, स्टेटमेंट को आप सही मानिए। बट पहला स्टेटमेंट गलत क्यों है? क्योंकि ये केवीआईसी है, फिर से ये सीएसआईआर बार बार देके आपको धोखा कर रहा है, बट आप ऐसा आप धोखे में मत जाइए, ये केवीआईसी के द्वारा है, और ये केवीआईसी ही चाह रहे हैं कि एक पल्प बैग टाइप का बनाए प्लास्टिक को पूरी तरह से एलिमिनेट करने के लिए। ठीक है, और ये कोई स्वच्छ भारत अभियान की तरह कोई कमिटमेंट नहीं है, ये स्वच्छता ही सेवा एक कैंपेन है, उसके अंदर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मोबिलाइज योर सिटी एमवाईसी प्रोग्राम, जिसके अंदर में 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और बोला जा रहा है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है बताइए। तो बोल रहा है एमवाईसी जो है ना, एम करता है रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन रिलेटेड टू अर्बन ट्रांसपोर्ट। मतलब अर्बन ट्रांसपोर्ट जो भी है ना, जो सिटी और टाउन्स में जो भी ट्रांसपोर्टेशन है, उसके ग्रीन हाउस गैस को कम करने का ये प्रोग्राम है एमवाईसी। ठीक है, उसके अलावा बोला जा रहा है कि इंडिया एंड फ्रांस हैज साइंड एन इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट ऑन मोबिलाइज और सिटी। तो इंडिया और फ्रांस साइन किए हैं क्या? चलिए देख लेते हैं। इट वाज लॉन्च्ड एट 24th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मीटिंग एट कैटवाइस पोलैंड। तो क्या 24th था जो कैटवाइस पोलैंड में लिया गया था, जहां पे ये एमवाईसी प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। चलिए देखते हैं करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए हो गया सही, यानी स्टेटमेंट 1 और 2 तो सही है, ये 3 गलत है, क्योंकि 24th नहीं है, ये 21st कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, जो कि दिसंबर 2015 में हुआ था पोलैंड में। सॉरी, पोलैंड बोल रहा हूं मैं, कि 2000 ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 21 हुआ था दिसंबर 2015 में। ठीक है, उसके अलावा इंडिया और फ्रांस, ये सही बात है, मिलके ये लोग काम कर रहे हैं मोबिलाइज और सिटी से रिलेटेड। उसके अलावा जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये क्या कर रहे हैं, मोबिलाइज जो है, सही बात है कि रिड्यूस करेगा ग्रीन हाउस गैस एमिशन से रिलेटेड, जो कि अर्बन ट्रांसपोर्ट में हो रहा है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अंगीकार कैंपेन। इससे रिलेटेड भी हमने क्वेश्चन भी डिस्कस किया है इससे पहले, और टॉपिक भी अच्छे से हम एनालिसिस वाले सेशन में डिस्कस किया है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर भी आप सही आंसर देंगे। तो ऑप्शन 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें करेक्ट पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये करेक्ट और इनकरेक्ट तो आपको सबसे पहले ही भाप लेना है कि क्या पूछा जा रहा है। अब उसके बाद आप स्टेटमेंट रीड करिएगा तो करेक्ट दिमाग में रखिएगा कि आपको करेक्ट स्टेटमेंट खोजना है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है अंगीकरण हैज बीन लॉन्च
for social behavior change, focusing on issues such as water and energy conservation, waste management, health, tree plantation, sanitation and hygiene. तो देखिए ये एक्सप्लेन कर रहा है ना, ये इस तरह का चीज एक्सप्लेन कर रहा, तो ऐसे ज्यादातर क्या होते हैं, सही होते हैं। फिर भी मैं आपको आंसर के बाद आपको अच्छे से और प्रूफ करके बताऊंगा कि क्यों सही होते हैं, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है द टारगेट ग्रुप इंक्लूड्स बेनिफिशियरीज ऑफ स्वच्छ भारत मिशन। तो क्या इंक्लूड करता है स्वच्छ भारत मिशन का ही बेनिफिशियरीज को, चलिए देख लेते हैं। द कैंपेन विल कन्वर्ज विद स्कीम्स एंड मिशंस ऑफ अदर मिनिस्ट्रीज डीलिंग विद हेल्थ, सैनिटेशन एंड हाइजीन। तो ये क्या सही बात है, हेल्थ सैनिटेशन और हाइजीन से रिलेटेड आपको ये मिशन को ये डील करता है। चलिए करेक्ट स्टूडेंट पूछा जा रहा है, आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो ऑप्शन बी हो गया सही, यानी स्टेटमेंट 3 तो सही है और स्टेटमेंट 1 भी सही है। स्टेटमेंट 2 पर गलत है, क्यों? क्योंकि इसे जो लॉन्च किया गया था ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, ताकि किस तरह से बिहेवियरल चेंज लेके आ सके हम, उनके रहन सहन से लेके उनके वाटर और एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेटेड, वेस्ट कैसे मैनेजमेंट होगा। क्योंकि देखिए आप आवास योजना के तहत जो मान लीजिए जो हमारे गरीब लोग जो झोपड़ी वगैरह या मड हाउस में रहते थे, उनको अब आवास योजना के तहत अच्छे घर मिल जाएंगे, पक्के घर मिलेंगे। तो उनको बिहेवियरल चेंज भी लाना होगा ना, कि ताकि वो टॉयलेट का यूज करे सही तरीके से, वेस्ट को एक प्रॉपर जगह में फेंके। उसके अलावा मतलब एक तरह से सिविलाइज वे में उनको रहने का सिखाना होगा ना, तो ये बिहेवियरल चेंज चाहिए। तो एक अंगीकार कैंपेन जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चलाया गया था। कौन इसमें इन्वॉल्व है? तो इसमें अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, ठीक है। इसीलिए ये स्टेटमेंट 2 गलत है और स्टेटमेंट 1 और 3 सही है, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट पीएसी। तो इससे रिलेटेड 3 स्टेटमेंट है और हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो ये एक्ट काफी ज्यादा न्यूज में रहा है, पिछले अगस्त महीने से लेकर शायद अभी तक भी चल रहा है ये एक्ट, क्योंकि अभी भी हाउस अरेस्ट में बहुत लोग हैं वहां पे कश्मीर में। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें टॉपिक। तो बोला जा रहा है कि द एक्ट वाज इंट्रोड्यूस टू प्रिवेंट द स्मगलिंग ऑफ टिम्बर एंड कीप द स्मगलर्स आउट ऑफ सर्कुलेशन। तो क्या टिम्बर का स्मगलिंग से रिलेटेड ये लेके आया गया था एक्ट, चलिए देख लेते हैं। दिस इज अ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ दैट अलाउज द स्टेट गवर्नमेंट टू डिटेन अ पर्सन अप टू 2 years विदाउट अ ट्रायल। तो ऐसा है क्या, 2 साल विदाउट ट्रायल तक ट्रायल का ये अरेस्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। इट इज सिमिलर टू द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। क्या ये सिमिलर है? चलिए देख लेते हैं। तीनों स्टेटमेंट का हमने कीवर्ड भी देख लिया है। चलिए बढ़ते हैं, क्या होगा इसका करेक्ट स्टेटमेंट। तो ऑप्शन डी हो गया सही, यानी तीनों के तीनों ही सही है। ये नेशनल सिक्योरिटी एक्ट की तरह ही सिमिलर है। इसके अलावा ये स्टेट को पावर देता है कि 2 साल तक, सोच सकते हैं 2 साल तक ये मैक्सिमम विदाउट एनी ट्रायल ये हाउस मतलब ये इस तरह का डिटेन कर सकते हैं। उसके अलावा ये लाया गया था स्टार्टिंग में टिम्बर का ही स्मगलिंग रोकने के लिए, बाद में फिर धीरे धीरे ये इस तरह से बन गया कि अभी ये हाल हो गया कि जो फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर थे फारूक अब्दुल्ला जी, उनको भी डिटेन करके रखे हैं इसी एक्ट के तहत। वो भी 12 दिन, मतलब ये जो उस वक्त हुआ था सितंबर में का ये कहानी है, तो ये 12 दिन के लिए तो वहां पर हो गया था, ठीक है। उसके बाद ये नेशनल सिक्योरिटी एक्ट की तरह ही सिमिलर है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जन औषधि सुविधा। तो जन औषधि सुविधा से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें करेक्ट पूछा जा रहा है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि इट इज द सैनिटरी नैपकिन लॉन्च्ड अंडर द प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। तो क्या सैनिटरी नैपकिन जो है वो देने का काम करती है पीएम बीजेपी के तहत। चलिए देखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट, इट इज बायोडिग्रेडेबल व्हेन इट कम्स टू कांटेक्ट विद ऑक्सीजन एंड बीइंग डिस्कार्डेड। तो ये क्या बायोडिग्रेडेबल अभी है, चलिए देख लेते हैं। तीसरा स्टेटमेंट, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री ऑफ कॉस्ट। तो क्या ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है जन औषधि केंद्र में। चलिए देख लेते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट हमें पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो गया सही, यानी स्टेटमेंट 1 और 2 सही है, 3 गलत है, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दिया जा रहा है। ये जो मार्केट में ₹2.5 करके मिलते हैं सैनिटरी नैपकिन, उसको ये ₹1 में दे रहे हैं। क्योंकि आपको मैं बता दूं, जन औषधि केंद्र है ना, यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी नहीं मिलते हैं। यहाँ पे आपको सस्ते में मिलते हैं, सस्ते सामान जो भी आपको जो भी आपको मेडिसिन है ना, वो सस्ते वाले जो भी मेडिसिन है, पर क्वालिटी सबका बेस्ट रहेगा। बट आपको ये सस्ते वाले मेडिसिन से लेके ये जिस तरह नैपकिन से रिलेटेड ये सारे अच्छे मतलब एकदम रीजनेबल रेट में आपको यहाँ पे जन औषधि केंद्र में मिलेंगे। ये बहुत लगभग ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं काफी डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे ये जन औषधि केंद्र है। इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट में तो ऑलरेडी ये कवर हो चुके हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गोल्ड स्मिथ है। तो ये गोल्ड स्मिथ से रिलेटेड आपको 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है और करेक्ट पूछा जा रहा है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट है, इट इज अ न्यू मिनरल फ्रॉम द अर्थ्स मेंटल फाउंड इनसाइड अ डायमंड। तो क्या ये डायमंड के अंदर ये न्यू मिनरल जो है कि अर्थ मेंटल के अंदर है, वहां पे ये फाइंड हुआ है क्या? इस तरह ये जो एक क्या बोलते हैं, एक नया मिनरल है गोल्ड स्मिथ है बोल के। चलिए देखते हैं क्या सही है गलत।
अगला स्टेटमेंट है व्हाइल द मेंटल इज डोमिनेटेड बाय एलिमेंट्स सच एज मैग्नीशियम एंड आयरन, गोल्डस्मिथ इज हैज हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम। तो गोल्डस्मिथ के पास क्या हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम है, क्योंकि मेंटल तो हमें ज्यादातर मैग्नीशियम और आयरन से ही पूरा डोमिनेटेड रहता है, तो गोल्डस्मिथ में भी क्या पोटेशियम का कंसंट्रेशन हाई है। तो चलिए देखते हैं ये दोनों में से स्टेटमेंट कौन सा सही है या दोनों ही सही है। तो ऑप्शन सी हो गया सही, यानी दोनों के दोनों ही सही है। ठीक है, ये डायमंड का ही अंदर में जहाँ पे हम लोग ये करते हैं ना, उसी अनर्थ करते हैं तभी जगह में मिलता है। और ये कहाँ पे, जैसे साउथ अफ्रीका है ना, साउथ अफ्रीका सबसे ज्यादा डायमंड से रिलेटेड माइनिंग किया जाता है। ठीक है, तो वहीं पर ये डायमंड से रिलेटेड जब माइनिंग करने जा रहा था, तब ये गोल्डस्मिथ नाम का एक मिनरल जो कि हमें मिला है, जो कि अर्थ के मेंटल वाले पार्ट में आता है, मैंने पाया गया है। ठीक है, और जिसके अंदर क्या पोटेशियम का कंसंट्रेशन काफी ज्यादा हाई था। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे आज के आखिरी क्वेश्चन में, जो कि है बेसल बैन अमेंडमेंट, जो कि रिसेंटली न्यूज में देखा गया था, तो वो किससे रिलेटेड है। तो ये 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये चारों शायद बहुत ही कंफ्यूजन होगा अगर आपको बेसल बैन अमेंडमेंट से रिलेटेड नहीं पता है। ठीक है, तो क्या है ये, तो यहाँ पे मैं थोड़ा स्किप कर गया, कोई बात नहीं, आंसर आपको पहले ही शायद दिखा दिया, सॉरी। तो ये किससे रिलेटेड है, ऐसे भी ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपको ये आंसर पता ही होगा। तो ये ग्लोबल वेस्ट डंपिंग प्रोहिबिशन से रिलेटेड है। ठीक है, ये बैन से रिलेटेड, मतलब क्या है, बेसल बैन जो 1995 में बनाया गया था, ये ग्लोबल वेस्ट डंपिंग प्रोहिबिशन जो कि इंटरनेशनल लॉ के तहत बनाया गया, जिसको हाल ही में ये न्यूज में इसलिए बन गया क्योंकि क्रोशिया जो कि यूरोपियन कंट्री है, उन्होंने रेक्टिफाई कर दिया अपने पार्लियामेंट से। ठीक है, जो सितंबर 6 2019 में ही उन्होंने रेटिफाई करके पास कर दिया अपने पार्लियामेंट में। इसके बाद क्रोशिया क्या 97th कंट्री बन गया जो रेटिफाई कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, जिससे कि बेसल बैन जो कि 1995 से ये लॉ बना था, अब ये पूरी तरह से अपने फॉर्म में आ जाएंगे, जो कि वर्ल्ड लेवल पे माना जाएगा। ठीक है, उसमें क्या क्या चीज रखा गया है, ये बैन करा जाएगा। सारे एक्सपोर्ट जो हैजार्डस वेस्ट का जो एक्सपोर्ट है ना, उसको ये पूरा तरह से बैन किया करने का इसमें प्रावधान रखा गया है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होंगे, ऑब्सोलीट शिप्स फ्रॉम 29 वेल्दियस्ट कंट्री, जो भी मैं आपको मॉर्निंग वाले सेशन में जो शिप से रिलेटेड रिसाइकलिंग का बताया था, वो भी इसमें रखा गया है। उसके अलावा ये सब किसके अंदर, ये जो कौन कौन कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट से लेकर नॉन ओईसीडी कंट्रीज भी है इसमें। ठीक है, तो ओईसीडी कंट्रीज तो है, उसके अलावा नॉन ओईसीडी कंट्रीज भी इसको साइन की है, क्योंकि टोटल 97 कंट्री तो अभी क्रोशिया ही सिर्फ बना है। ठीक है, तो इसीलिए ये ऑप्शन डी होगा सही। ठीक है, इसी के साथ हम आज का लेक्चर को एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर पसंद आ रहा होगा। प्लीज आ रहा है तो लाइक करना ना भूलें, और जितना ज्यादा हो हमारे वीडियोस को शेयर करते रहिए, कि हम उन तक भी पहुंच सके जिनको ये वीडियोस का सख्त जरूरत है। सिर्फ हमारे तक ही सीमित आप मत रखिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।